दोस्तों, तो आज हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का करेंगे रिवीजन। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो है तीन तरह के प्रोसेस से होता है। पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, दूसरा है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, तीसरा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में स्क्रीनिंग आती है और स्ट्रेनिंग आती है। फिर इसके बाद दूसरा है सेडिमेंटेशन आता है, तीसरा फ्लोकुलेशन आता है, फिर फिल्ट्रेशन आता है, फिर गैस ट्रांसफ़र आता है। ठीक, गैस ट्रांसफ़र आता है। तो ये तीन तरह के प्रोसेस होते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में। फिर इसके बाद है केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें एब्जॉर्प्शन, कोगुलेशन, आयन एक्सचेंज और प्रेसिपिटेशन, ये तीनों आते हैं। एब्जॉर्प्शन, कोगुलेशन, आयन एक्सचेंज और प्रेसिपिटेशन। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस की। तो इसमें क्या है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम आता है, एक्टिवेटेड स्लज ऑक्सीडेशन पॉन्ड आता है, फिर इसके बाद अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम आता है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंडर आते हैं। फिर इसके बाद हम अगर इम्प्योरिटी वाटर में देखें तो इम्प्योरिटी हमारी दो तरह की होती है, एक को सस्पेंडेड और दूसरा हो गया डिजॉल्व्ड। तो सस्पेंडेड दो तरह की होगी, ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक होगी। फिर सस्पेंडेड को एक तरफ और डिवाइड किया जा सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग। फिर मैक्रो एंड माइक्रो, और माइक्रो को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। फिर डिजॉल्व्ड जो है उनको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया जा सकता है। फिर ऑर्गेनिक को टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक में, और इनऑर्गेनिक को टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक में। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट ऑपरेशन क्या होता है हमारा, स्क्रीनिंग, एरिएशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, डीफ्राइजेशन, डीफ्लोरिडेशन। तो इसका हमको क्या करना है, क्रम याद करके रखना है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद ही हमारा एरिएशन प्रोसेस आएगा, और उसके बाद फ्लोकुलेशन आएगा, फिर फिल्ट्रेशन आएगा, फिर डिसइंफेक्शन आएगा, फिर सॉफ्टनिंग आएगा, फिर डिफ्राइजेशन आएगा, फिर डीफ्लोरिडेशन आएगा। ठीक, और लास्ट यूनिट हमारा क्या होता है, अगर जनरली देखें तो डिसइंफेक्शन यूनिट होता है। डिसइंफेक्शन यूनिट में क्या करते हैं कि एल्गी को हम CuSO4 और Cl2 का यूज करके एल्गी को किल करते हैं। ठीक, फिर सोडियम नाइट्रेट में जो NaNO3 फैसिलिटी होती है वो क्या करती हैं, एल्गी का ग्रोथ करती है। फिर व्हेन वी यूज स्लो सैंड फिल्टर, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन विल नेवर बी यूज्ड प्रायर टू इट। ठीक, तो अगर हम सैंड फिल्टर का यूज कर रहे हैं तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन को इससे मतलब नेवर बी यूज प्रायर टू इट, तो इससे पहले क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे। इसके बाद एरिएशन देखते हैं। तो एरिएशन में रिमूव्स अनडिजायरेबल गैसेज। एरिएशन में क्या होता है कि जो हमारी अनडिजायरेबल गैसेज हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे मेटल पार्टिकल होंगे जैसे आयरन और मैग्नीज, उनको भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं। फिर हमारा थर्ड प्रोसेस है सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में हम क्या करेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम हार्डनेस जो होते हैं उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सॉफ्टनिंग प्रोसेस एक या दो स्टेजेज में की जाती है। फिर थर्ड हमारा पॉइंट है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो हमारा रेजिडुअल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक,
फिर है हमारा सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में क्या, रिमूव्स कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस मे बी डन इन 1 और 2 स्टेजेस। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, और ये 1 या 2 स्टेजेस में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम मतलब टाइप कुछ होते हैं, जैसे स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। तो इन्हीं से हम क्या करते हैं कि जो रेजिडुअल कैल्शियम कार्बोनेट है उसके जो क्रिस्टल होंगे, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो फ्लॉक होंगे, वो क्या होंगे हमारे मतलब सॉफ्टनिंग पॉइंट से जो हमारे फ्लॉक और रेजिडुअल बचा होगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव करेंगे। और इसी समय डिसइंफेक्टेंट को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस लिए, कि हमारा जो है बायोलॉजिकल ग्रोथ ना हो फिल्टर मीडियम पे, ठीक। इसीलिए हम कुछ डिसइंफेक्टेंट को ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद आएगा फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में हम क्या करेंगे, जो पैथोजेंस हैं उनको हम क्या कर देंगे कि रिमूव करेंगे डिसइंफेक्शन प्रोसेस में पैथोजेंस को, ठीक, या डिस्ट्रॉय कर देंगे। रिमूव तो हो नहीं सकता, तो उनको हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे पैथोजेंस को। फिर इसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है कि स्टोरेज जो है हमारा, मतलब जब कोई हम डिसइंफेक्टेंट मिलाएंगे तो उसके लिए क्या है कि कुछ टाइम हमको रिक्वायर होगा, और पानी को स्टोर करके रखना पड़ेगा डिसइंफेक्टेंट को मिलाने के लिए। तो जहाँ पे हम एक स्टोरेज हमको चाहिए, ठीक। तो और ये स्टोरेज और किस लिए काम आ सकता है कि हमारा पीक डिमांड जब होगा तो उसमें यही स्टोरेज का वाटर हम क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद है हमारा ओजोन। ओजोन क्या होता है कि मोर इफेक्टिव देन क्लोरीन। ओजोन हमारा जो है, अगर हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्लोरीन को यूज करते हैं तो और ओजोन को यूज करते हैं तो ओजोन हमारा क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा। और ओजोन इज वाइडली यूज्ड इन कम्युनिटी वाटर सप्लाईज। ओजोन क्या है हमारा, वाइडली यूज्ड होता है कम्युनिटी वाटर सप्लाई में, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन रेजिडुअल कंसंट्रेशन ऑफ O3, क्योंकि O3 का जो रेजिडुअल कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता है डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बाद। फिर इसके बाद है फंक्शन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहला है ट्रीटमेंट यूनिट एरिएशन, यूज ऑफ केमिकल कोगुलेशन। फंक्शन क्या है, एरिएशन क्या करता है हमारा, कलर मतलब कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फेरस, मैग्नीज ETC को रिमूव करता है। सस्पेंडेड मैटर को भी रिमूव करता है। ए पार्ट ऑफ कोलाइडल मैटर को भी रिमूव करता है, और बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर और जो सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक। फिर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि फाइनर एंड कोलाइडल डिजॉल्व मैटर, फाइनल जो कोलाइड्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया को भी क्या करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम रिमूव कर सकते हैं। फिर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग मैटर को रिमूव करते हैं। जो भी हमारा फ्लोटिंग मैटर, जैसे प्लास्टिक का बॉटल वगैरह हो गया, और प्लास्टिक का बॉटल वगैरह, यही सब क्या करते हैं हम स्क्रीनिंग मेथड से रिमूव करते हैं। फिर आता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम क्या, सस्पेंडेड मैटर को रिमूव करते हैं, ठीक। सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं, ठीक। सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं।
इसके बाद है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज ए ऑक्सीडेंट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एक ऑक्सीडेंट है। फिर स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग इन, इसके बाद है हमारा स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग द रिवर वाटर। तो रिवर वाटर को ट्रीट करने के लिए क्या क्या स्टेप है? तो पहला मेथड है हमारा प्री सेडिमेंटेशन, इसके बाद प्री क्लोरिनेशन, फिर कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्री सेडिमेंटेशन। फिर सेकंड प्रोसेस है प्री क्लोरिनेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए कोगुलेशन के बाद ही हमारा क्या है? सेडिमेंटेशन आएगा, कोगुलेशन के बाद। ठीक, तो मतलब सेडिमेंटेशन से पहले कोगुलेशन। ठीक, इसके बाद फिल्ट्रेशन, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन। फिर अगर डीप वेल वाटर है तो उसको हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर मिला के बस मतलब बैक्टीरिया वगैरह अगर है वेल में तो उसको ही रिमूव करते हैं, क्योंकि वो जनरली क्या होता है, वाटर हमारा उसमें सस्पेंडेड या डिजॉल्व जो भी मैटर है बहुत कम रहते हैं डीप वेल वाटर में। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सबसे पहला कि स्क्रीनिंग ना, इसमें भी हम मान के चलेंगे कि प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के जितने भी हैं उसको हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो स्क्रीनिंग हो गया, फिर माइक्रो स्ट्रेनर हो गया, फिर रॉ वाटर स्टोरेज हो गया, प्री क्लोरिनेशन हो गया, एरिएशन हो गया, एल्गल कंट्रोल हो गया, फिर प्रीलिमिनरी सेटिंग हो गया। ठीक, प्रीलिमिनरी सेटलिंग, प्री क्लोरिनेशन, एरिएशन, एल्गल कंट्रोल, रॉ वाटर स्टोरेज, माइक्रो स्ट्रेनर, स्क्रीनिंग। ठीक, तो यही सात है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो स्क्रीन्स की बात करें तो स्क्रीन्स की बात करें तो स्क्रीन हमारा दो तरह का होता है, एक कोर्स स्क्रीन या जिसको हम ट्रेस रैक भी बोलते हैं, दूसरा हमारा हो गया फाइन स्क्रीन। तो दो तरह की स्क्रीन होंगी हमारा, एक कोर्स स्क्रीन जिसको ट्रेस रैक भी बोलते हैं और दूसरा हो गया फाइन स्क्रीन। तो कोर्स स्क्रीन की डाया जो होती है 25 mm होती है, स्पेसिंग इसकी 75 से 100 mm होती है, इंक्लाइनेशन इसका 45 से 60 डिग्री, या अगर वो ऐसे बोलेंगे तो 3 to 6 वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल में। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल में 3 to 6 वर्टिकल होगा। अब इसके बाद फाइन स्क्रीन की बात करें तो फाइन स्क्रीन क्या होगा? वायर मेश से बना होगा, ओपनिंग इसकी लेस देन 10 mm होगी और क्लॉग्ड ईजिली। ये क्या होगा कि ईजिली जो है हमारा क्लॉग्ड हो जाएगा, मतलब जो स्पेसिंग है इसकी वो क्या होगी? ईजिली भर जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि इफिशियंसी इसकी घट जाती है। ठीक, और हेड लॉस हमारा जो है इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद माइक्रो स्ट्रेनर्स की बात करें तो माइक्रो स्ट्रेनर क्या है? रिवॉल्विंग ड्रम्स होते हैं स्टील वायर के रिवॉल्विंग ड्रम्स होते हैं, या किसी और मटेरियल के बने होते हैं, किसी और मटेरियल के फाइन मेश से बने होते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या करता है? माइक्रो स्ट्रेनर हमारा जो फिल्टर पे लोड आने वाला है उसको कम कर देता है। और ये क्या है कि अगर रॉ वाटर में जैसे अगर एल्गी वगैरह ज़्यादा है या बहुत मतलब फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उनको रिमूव कर देता है पहले ही ये। फिर माइक्रो स्ट्रेनर रैपिड ग्रेविटी और फ्लो फिल्टर पे जो भी लोड आता है उसको क्या करता है? कम कर देता है। फिर रॉ वाटर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज प्रोवाइडेड प्योरली टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो स्टोरेज किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। शुड एटलीस्ट बी इक्विवेलेंट टू 7 to 15 days ऑफ एवरेज वाटर डिमांड। हाँ, तो 7 से 15 दिन के जो एवरेज वाटर डिमांड है उतना क्या होना चाहिए?
इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक। दिस इज सफिशियंट टू रिड्यूस पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड रिवर एल्गी। ये क्या हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया और रिवर एल्गी के लिए क्या है, सफिशियंट, मतलब कम करने के लिए सफिशियंट होना चाहिए। फिर प्री क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन में क्या होता है कि डोज जो हम देते हैं 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर देते हैं। क्लोरीन का डोज जो भी होगा 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर होगा। एक्सेसिव सिल्ट प्रेजेंट देन नॉट इफेक्टिव। अगर हमारा क्या है कि सिल्ट कंटेंट जो है वाटर में अगर जाता है तो ये क्या होगा, प्री क्लोरिनेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर टर्बिडिटी जाता है तो तब पर भी नहीं इफेक्टिव होगा। ओनली यूज्ड व्हेन एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड क्लियर रहा वाटर। जब हमारा क्या है कि वाटर जो है हमारा एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड हो लेकिन क्या हो, साफ हो, ठीक। लेकिन साफ हो, साफ से मतलब क्या है कि उसमें जो है सिल्ट कंटेंट या टर्बिडिटी बहुत कम हो, तब हम क्या करेंगे, प्री क्लोरिनेशन यूज करेंगे। फिर एरिएशन है पांचवा हमारा। तो एरिएशन में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, बैड टेस्ट या ऑर्डर जो है इसको रिमूव कर देता है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कोरोजन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वाटर की कम कर देगा, क्योंकि हमारा CO2 जो है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब CO2 से तो नहीं कोरोजन होगा, लेकिन CO2 क्या है कि एसिड के फॉर्म में बन जाता है। इससे रिएक्ट करके जो हमारा हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट करके एसिड के फॉर्म में बन जाता है। इसलिए CO2 हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। या जो कैल्शियम वगैरह है उससे करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लेता है, तो भी क्या हो गया, कोरोजन करता है। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है क्या होती हैं, ये बढ़ा देता है जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। रिमूवल ऑफ वोलाटाइल लिक्विड सच एज फिनॉल्स। जो वोलाटाइल लिक्विड हैं जैसे फिनॉल हो गया हमारा, और हेमिक एसिड जो हो गया, इन सबको क्या करता है, वोलाटाइल लिक्विड को रिमूव कर देता है। मोर ऑफन यूज्ड फॉर ग्राउंड वाटर, यह हमारा ग्राउंड वाटर के लिए यूज होता है। बिकॉज सरफेस वाटर इज ऑलरेडी इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारा सरफेस वाटर तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में ही है। तो सरफेस वाटर में क्या होता है कि ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्राउंड वाटर के कंपेयर में अधिक होता है। रिमूव्स आयरन एंड मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज को रिमूव कर देता है ऑक्साइड, इनका ऑक्साइड बना के। तो टाइप्स ऑफ एरिएटर की बात करें तो ग्रेविटी या ट्रे टावर और ट्रिकलिंग बेड एरिएटर। पहला टाइप हो गया ग्रेविटी या ट्रे टावर या ट्रिकलिंग बेड एरिएटर। दूसरा हो गया हमारा स्प्रे टावर और नोजल। दूसरा हमारा क्या हो गया, स्प्रे टावर या नोजल, ठीक। दूसरा हमारा हो गया स्प्रे टावर या नोजल। तीसरा हमारा हो गया एयर डिफ्यूजर। चौथा हमारा हो गया कैस्केड एरिएटर, कैस्केड एरिएटर। फिर अगर हम ग्रेविटी एरिएटर की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम KMnO4 और या फिर क्या करेंगे, लाइम को ऐड कर देते हैं। KMnO4 या लाइम को ऐड कर देते हैं। pH को हमारा pH बढ़ाने के लिए, और मैग्नीज को जो है उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक। तो क्या करेंगे, KMnO4 या लाइम को ऐड कर देंगे pH को बढ़ाने के लिए और मैग्नीज को प्रेसिपिटेट करने के लिए। फिर प्री सेटलमेंट बेसिन। तो 3 आवर क्या है इसका डिटेंशन पीरियड होता है। डिटेंशन पीरियड सेटलिंग बेसिन का याद करना जरूरी है। अप टू 3 आवर होना चाहिए, और 1 आवर जो है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, जिसमें से 3 आवर में से 1 आवर हमारा क्या होता है, इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव पीरियड, ठीक। फिर इसके बाद सेडिमेंटेशन की बात करें, उसके बाद अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन टैंक हमारा 2 तरह का होता है। एक क्यूस्कन टाइप का होता है, दूसरा कंटिन्यूस टैंक होता है। तो
क्विस्केंट टाइप में 24 आवर्स डिटेंशन टाइम होता है और मिनिमम 3 टेक्स आर रिक्वायर्ड, इसमें मिनिमम 3 टेक रिक्वायर्ड होता है। ठीक, ये डिटेंशन टाइम की बात करें तो थ्योरेटिकल टाइम दैट वाटर इज डिटेंशन इन सेटलिंग बेसिन इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी जहाँ हमारा डिटेंशन टाइम है इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल एच रेक्टेंगुलर टैंक का, और सर्कुलर टैंक का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ब्रैकेट में 0.011 डी प्लस 0.785 एच। ठीक, सर्कुलर टैंक हमारा कुछ इस तरह होगा। ठीक, तो ये डाया हो गया और ये हाइट हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0.011 डी प्लस 0.785 एच, इतना लेके चलेंगे। फिर एच एफ आर एस टी हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, ये क्या होता है कि मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ लैंड एरिया, ये हमारा मोस्ट इफेक्टिव लैंड एरिया को यूज करता है हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। फिर एजम्पशन इसमें क्या है कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इज सेम एज इन केस ऑफ क्विस्केंट टाइप ऑफ इक्वल डेप्थ। ठीक, तो सेटलिंग हमारा क्या होगा कि पूरी डेप्थ में जो है सेम होगा। द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, फ्लो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, स्टडी है, और सेटलिंग वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और सेटलिंग वेलोसिटी हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है। द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ईच साइज इज सेम, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसका साइज जो है हमारा क्या है, सेम है किसी एक पॉइंट पे। ठीक, ए पार्टिकल इज रिमूव्ड व्हेन इट रीचेज द बॉटम ऑफ सेटलिंग जोन, तो पार्टिकल क्या होगा हमारा रिमूव हो जाएगा जब हमारा क्या है कि बॉटम में जो है, टैंक के बॉटम में पहुंच जा रहा है। इनकमिंग फ्लो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकमिंग फ्लो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक, जो इनकमिंग फ्लो है वो क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा टैंक के क्रॉस सेक्शनल एरिया में। फिर अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करें तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू एच, बी इंटू एच, किसमें, रेक्टेंगुलर टैंक में। टाइम ऑफ फ्लो एल बाई वी एफ, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो इज इक्वल टू लेंथ बटे में वी एफ। ठीक, फिर डिटेंशन टाइम वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज बताया ही था। टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फॉलिंग है तो ये टी एच से दिखाया जाएगा, टाइम, ठीक, इज इक्वल टू एच बाई वी एस, एच बाई क्या हो जाएगा, वी एस, टी इज इक्वल टू एच बाई वी एस। इसके बाद सेटलिंग वेलोसिटी की बात करें तो वी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एल, आल्सो नोन एज सरफेस ओवर फ्लो रेट, वी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये वाला बहुत पूछता है कि सेटलिंग वेलोसिटी की बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई बी एल, जहाँ बी क्या है हमारा विड्थ है, एल क्या है लेंथ है। ठीक, और फ्लो वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी बी एल पे, हाइट पे सेटलिंग वेलोसिटी हमारा डिपेंड नहीं करती, सेटलिंग वेलोसिटी हमारा हाइट पे नहीं डिपेंड करती। आल्सो नोन एज सरफेस ओवर फ्लो रेट, सेटलिंग वेलोसिटी को सरफेस ओवर फ्लो रेट भी कहा जाता है। फिर फ्लो वेलोसिटी की बात करें तो क्यू बाई बी एच, तो इसमें क्या है कि लेंथ का फैक्टर नहीं रहता, फ्लो वेलोसिटी में हमारा हाइट का फैक्टर रहता है। ठीक, तो वी एफ अपॉन वी एस इज इक्वल टू क्या, एल बाई एच, इसको भी रिमेंबर कर लीजिए, वी एस इज इक्वल टू वी एफ इंटू एच बाई एल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, वी एस और वी एफ में सेटलिंग वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी में क्या है हमारा रिलेशन, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एच बाई एल। पार्टिकल्स विच वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एस सेटल डाउन एंड बी रिमूव्ड, जिसका क्या है वेलोसिटी पार्टिकल का अगर सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा है या बराबर है तो क्या होगा, सेटल डाउन होगा और उसको रिमूव किया जा सकता है।
और पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी से कम होगी, सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई ई एल, तो क्यू बाई ई एल से जिसकी वेलोसिटी क्या है हमारा कम होगी, विल आल्सो सेटल इफ दे इंटर सम अदर हाइट h1 ऑफ द टैंक, बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन h1 बटे h इंटू क्यू बाई पी एल। तो ए भी क्या है, सेटल हो जाएंगे किसी दूसरी हाइट पे h1 पे, लेकिन जहाँ पे हमारा जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए h1 बटे एच इंटू क्यू बाई बी एल के। और अगर इससे कम है, अगर इससे कम है तो हमारा पार्टिकल सेटल नहीं होगा। तो अगर हम देखें कि कितने परसेंट पार्टिकल हमारा नहीं सेटल हुए हैं, तो एन बटे एन इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल सेटल एन क्या होगा बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल सेटल जो हुए हैं, एन क्या है टोटल पार्टिकल को बताता है, और h1 बटे एच क्या है कि h1 जो h1 हाइट तक बताया था मैं, और h क्या है टोटल हाइट ऑफ टैंक है। ठीक, सपोज 75% ऑफ पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकुलर साइज आर पर्पज टू बी रिमूव, जैसे अगर हमारा 75% पार्टिकल साइज तक को रिमूव करना है तो हमारी क्या होगी, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ दैट साइज पार्टिकल। तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 75/100 इंटू क्यू बाई बी एल। ठीक, और वी कैन से दैट rate of flow to surface area is equal to q by pl shall be less than equal to 100/75 into vs of particle. So from here we can say that detention time of a tank is not dependent on depth of sedimentation tank। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, डिटेंशन टाइम जो है हमारा वो डेप्थ पे, सेडिमेंटेशन टैंक के डेप्थ पे नहीं डिपेंड करता। तो क्यू बाई बी एल अगर हमारा बढ़ेगा, क्यू बाई बी एल बढ़ेगा तो हमारा क्या है, बी एल इसका मतलब कम होगा, तो क्या हो गया, लेस पार्टिकल सेटल होगा ना। अगर क्यू बाई बी एल की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब बी एल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम कर सकते हैं कि कम पार्टिकल सेटल होगा। ठीक, और अगर क्यू बाई बी एल की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा कि ज़्यादा पार्टिकल हमारा सेटल होगा। ठीक, डेप्थ डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द, डेप्थ का क्या है कोई इफेक्ट इफिशियंसी, मतलब सेडिमेंटेशन रिमूवल की इफिशियंसी पर डेप्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी की बात करें तो फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम, फ्लो थ्रू पीरियड, ठीक, अपॉन थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम इंटू 100। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी, जनरली डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी इज ग्रेटर देन 30%। तो डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी जनरली कितना होती है हमारा भाई, 30%। कॉमन डिजाइन क्राइटेरिया फॉर सेडिमेंटेशन टैंक, कॉमन डिजाइन क्राइटेरिया फॉर सेडिमेंटेशन टैंक, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगा शैल बी ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक्स, और डिटेंशन पीरियड हमारा 3 से 4 घंटे प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, और कोगुलेटेड सेडिमेंटेशन के लिए 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे। फिर सरफेस लोडिंग और ओवरफ्लो रेट, और सरफेस ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, तो क्या हो जाएगा 12,000 से 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर ऑफ टैंक एरिया होना चाहिए। फिर फॉर थ्रूअली फ्लोकुलेटेड वाटर के लिए क्या होना चाहिए, 24,000 से 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, और फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो सर्कुलर टैंक के लिए 30,000 से 40,000। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फ्लो सर्कुलर टैंक के लिए। फिर टैंक डायमेंशन की बात करें तो यल बाई बी रेशियो कितना होगा, 3:5:1। ठीक, जनरली लेंथ प्रोवाइडेड, जनरली लेंथ हमारा कितना होना चाहिए, 30 मीटर। ठीक, और विड्थ हमारा 6 से 10 मीटर। ठीक, सर्कुलर टैंक डी इज इक्वल टू 60 मीटर, सर्कुलर टैंक का डाया कितना होना चाहिए, 60 मीटर।
कॉमन साइज 20 से 40 मीटर, ठीक। कॉमन साइज अगर हम देखेंगे तो 20 से 40 मीटर। और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कितना होना चाहिए, 2.5 टू मतलब 2.5 से 5 मीटर, 2.5 से 5 मीटर हमारा डेप्थ होना चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक का। डाया 60 मीटर, और अगर उसमें देखें तो लेंथ हमारा 30 मीटर और विड्थ हमारा 6 से 10 मीटर होगा, ठीक। सेडिमेंटेशन टैंक इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। सेडिमेंटेशन टैंक हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है, जो कि हमारा इक्वल होगा 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड के, ठीक। सेडिमेंटेशन टैंक हमारा किस पे होगा डिजाइन, मैक्सिमम डेली डिमांड पे। फिर कोगुलेशन देखें, तो कोगुलेशन में जो डोज हम अगर प्रोवाइड करते हैं तो कैसे पता निकालते हैं, जार टेस्ट से निकालते हैं कितना डोज हमको कोगुलेंट का प्रोवाइड करना है। एल्यूमिनियम एंड आयरन साल्ट आर कॉमनली कोगुलेंट। एल्यूमिनियम और आयरन साल्ट क्या है, हमारा कॉमन कोगुलेंट है, ठीक। तो एल्यूमिनियम का हम क्या करते हैं, अधिकतर यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में, ठीक। और आयरन सॉल्ट का सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज करते हैं। नेचुरल पॉली क्लोराइड्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी कंट्रीज, और बहुत से कंट्रीज में क्या होता है, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया जाता है। कॉमन कोवलेंट एडेड इन वाटर क्या है हमारा, एलम, ठीक, कॉपरेस कॉपरेस और क्लोरीनेटेड कॉपरेस और सोडियम एल्यूमिनेट्स, ये सब हमारा क्या हो गया, कॉमन कोगुलेंट हो गया। और एलम का डोज क्या होता है कि 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। एलम का डोज 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। और ये क्या होता है, चीप होता है, और इससे जो हमारा फ्लॉक जो बनेगा वो क्या होता है, एलम का फ्लॉक स्टेबल होता है, ठीक। और इसमें क्या है, एलम में कुछ डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक। और एक मोल एलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मोल एलम हमारा क्या होता है, 2 मोल क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है, ठीक। तो 666 ग्राम ऑफ एलम गिव्स 1332 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। फिर अगर हम बात करें कॉपरेस की, तो नोन एज फेरस सल्फेट, ठीक, नोन एज फेरस सल्फेट Fe SO4.782 का केमिकल फार्मूला हो गया। जनरली एडेड इन रॉ वाटर विथ लाइम, जनरली इसको क्या करते हैं कि रॉ वाटर में लाइम के साथ ऐड करते हैं, ठीक। तो इसका का रिएक्शन दिया है। फिर अगर देखें तो अगर क्लोरीन के साथ कॉपर को ऐड करेंगे, फ्लॉक ना, अगर क्लोरीन के साथ कॉपर को ऐड करेंगे तो फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक। अगर क्लोरीन के साथ कॉपर ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, फेरिक सल्फेट या फेरिक क्लोराइड जो है हमारा फॉर्म होगा, ठीक। मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हमारा क्या है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी है, तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई रूट में पी बाई म्यू वी, जहाँ पे हमारा पी क्या है, पावर है वाट में, म्यू का है डायनेमिक विस्कोसिटी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है मीटर क्यूब में, ठीक। इसके बाद एक और फॉर्मूला है इसका, जी इज इक्वल टू रूट में सी डी रो डब्ल्यू ए पी वी आर क्यू अपॉन 2 म्यू वी, ठीक। और डिटेंशन टाइम इसका कितना होता है, 10 से 30 मिनट, ठीक, 10 से 30 मिनट। इसके बाद फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन रिमूव फाइन पार्टिकल्स, कलर, डिजॉल्व मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये क्या क्या रिमूव करता है? फाइन पार्टिकल को, कलर को, डिजॉल्व मिनरल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो फिल्ट्रेशन दो तरह का जनरली होता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर दो तरह के, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। फिर फिल्ट्रेशन में देखें तो रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज इक्वल टू 1/30 ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक, अगर रेट इसका देखें रैपिड सैंड फिल्टर का 30 गुना होता है स्लो सैंड फिल्टर के। थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? पहला है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, ठीक, दूसरा है सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन, फिर थर्ड है बायोलॉजिकल एक्शन, फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेज। फिर ये इंपॉर्टेंट है हमारा कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फ्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो फ्लो सैंड फिल्टर में 3 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होगा, रैपिड सैंड फिल्टर में 125 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। लगभग इसका क्या होगा? 30 गुना से भी अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा? 30 तिहाई 90, 90 से भी क्या होगा? अधिक, 125 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। फिर साइज ऑफ बेड, साइज ऑफ बेड की बात करें तो क्या है कि इसका लार्ज साइज है 200 मीटर, मतलब लार्ज साइज होगा बेड की रिक्वायरमेंट। इसका क्या होगा कि स्मॉल साइज होगा। फिर डेप्थ की बात करें तो 0.3 मीटर ऑफ ग्रेवल, 1.2 मीटर ऑफ सैंड। ठीक, और इसमें क्या होगा कि 5 मीटर जो है ग्रेवल होगा। ग्रेवल का डेप्थ जो है इसमें ज़्यादा होता है। सैंड 7 मीटर ऑफ सैंड और लेस नॉट रिड्यूस्ड बाय वॉशिंग। तो क्या है कि 7 मीटर तो सैंड हमारा होना चाहिए और वॉशिंग से ये क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। फिर साइज ऑफ सैंड की बात करें तो इफेक्टिव साइज इसका क्या है? 0.25 टू 0.3 होता है। ठीक, इफेक्टिव साइज हो गया। और सी यू का क्या हो गया? 2 से 2.5 टू 3 होगा। ठीक, सी यू क्या है हमारा? कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। ठीक, तो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगी? 2, 2.5, 3। ठीक, किसी के बीच में होगी कोई भी। और इफेक्टिव साइज की बात करें तो 0.25, 0.3, 0.35। ठीक, और इसमें क्या है? इफेक्टिव साइज 0.45 होगा और सी यू क्या है? 1.5 होगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि इफेक्टिव साइज भी हमारा क्या है? बढ़ जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फ्लो एंड फिल्टर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड इन फिल्टर, तो इसका क्या है? अनस्ट्रेटिफाइड ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसका क्या है? स्ट्रेटिफाइड होगा। फिर अंडर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो स्प्लिट टाइल लेटरल लेड इन पोर्स स्टोन एंड डिस्चार्जिंग इनटू टाइल ऑफ कंक्रीट मेन ड्रेन। फिर इसमें परफोरेटेड पाइप लेटरल डिस्चार्जिंग इनटू पाइप मेन। हाँ इसमें परफोरेटेड पाइप का यूज हुआ तो है, इसमें लेटरल लेड का यूज किया जाता है। ठीक, फिर पोरस प्लेट इसमें होता है ना इनलेट बॉक्स में। फिर पोरस ब्लॉक्स विथ इंक्लूडेड चैनल्स होता है। अगर लॉस ऑफ हेड की बात करें तो इसका 0.5 मीटर इनिशियल टू 1 मीटर फाइनल और 0.3 मीटर इनिशियल टू 2.5 मीटर फाइनल। ठीक, तो लॉस ऑफ हेड क्या हो गया? इस वाले में रैपिड सैंड फिल्टर में अधिक होता है। फिर लेंथ ऑफ रन बिटवीन क्लीनिंग की बात करें तो 20 से 60 दिन में इसका क्लीनिंग किया जाता है और इसका 12 से 72 घंटे में क्लीनिंग होगा। ठीक, पेनेट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर की बात करें तो क्या हो गया? सुपरफिशियल, और इसमें क्या है? डीप डीप पेनेट्रेशन होता है। ठीक, सस्पेंडेड मैटर का। मेथड ऑफ क्लीनिंग की बात करें तो स्क्रैपिंग ऑफ सरफेस लेयर, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सरफेस लेयर, सैंड के सरफेस लेयर को पहले हटा देंगे, वॉश करेंगे उसको
और फिर रीसैंडिंग करेंगे बेड का। फिर इसके बाद दूसरा क्या है कि वॉशिंग सरफेस सैंड इन प्लेस बाय वाशर ट्रेवलिंग ओवर सैंड बेड। तो क्या करेंगे कि वाशर को सैंड सरफेस पे क्या करेंगे, वाशर को मूव करा के सैंड बेड को हम क्या कर लेंगे, अपना क्लीन कर लेंगे। फिर अगर उसमें देखें तो डिजॉल्विंग एंड रिमूविंग सस्पेंडेड मैटर बाय अपवर्ड फ्लो और बैक वॉशिंग। तो इसमें क्या करते हैं, या अपवर्ड फ्लो या बैक वॉशिंग से इसको क्लीन करते हैं। ठीक। फिर अगर अमाउंट ऑफ वॉश वाटर यूज इन क्लीनिंग वाटर, तो इसमें 2 से 6% ऑफ वाटर फिल्टर, तो जितना भी फिल्टर्ड वाटर है उसका 0.2 to 6% यूज में लिया जाता है। और इसमें क्या है 1 to 4 to 6 या तो 1 या 4 या 6% ऑफ फिल्टर्ड वाटर का यूज होता है। ठीक। तो प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो इसमें क्या है, प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जनरली नहीं किया जाता। इसमें कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड फेर्मेंटेशन जनरली इससे पहले कर लिया जाता है। ठीक। और फ्लो एंड फिल्टर में जनरली इसको नहीं किया जाता। अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी इसका बैक्टीरियल रिमूवल की 97 से 98% है। ठीक। प्रेशर फिल्टर की बात करें तो क्लोज चैम्बर होता है। नो थ्योरेटिकल डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। डाया ऑफ टैंक 1.5 to 3 मीटर। height or length is equal to 3.5 to 8 meter. Before entry, raw water is not flocculated or sedimented. तो इसमें प्रेशर फिल्टर में एंट्री से पहले ना ही जो रॉ वाटर है उसको हम ना ही उसमें फ्लोकुलेशन करेंगे, ना ही उसका सेडिमेंटेशन किया जाएगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका क्या है 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर है। ठीक। अब क्लोरीनेशन को हम बाद में देख लेंगे। दैट्स ऑल।